नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सातवाहन वंश के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं सातवाहन वंश के बारे में जानेंगे, और यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसको जो है आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश भी जो है इसको कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अभी इसके बारे में अच्छे से समझेंगे दोस्तों। इसको आंध्र सातवाहन वंश क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों सातवाहन वंश के सभी शासकों के बारे में जो है जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद जो है पहले हम इसके संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे, फिर 13वें 17वें और 23वें इस प्रकार जो है पढ़ते हैं। क्योंकि इसके जो शासक और रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में जानकारी ही नहीं मिल पाई है, तो इसलिए इसको अंधकार ये अंधकार वंश यानी सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश भी जो है इसको कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही जो है सातवाहन वंश है, इसने जो है 300 वर्षों तक जो है शासन किया था, यानी भारत पर जो है सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला पहला राजवंश था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब इसके बारे में एक एक पॉइंट करके यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी 300 वर्षों तक, 300 वर्षों 300 वर्षों तक शासन काल, यानी जो ये सातवाहन वंश है इसका शासन काल जो है 300 वर्षों तक जो है रहा था। और साथ ही दोस्तों भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला पहला राजवंश था। भारत पर सर्वाधिक सर्वाधिक समय सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला पहला पहला राजवंश था। भारत पर जो है सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला पहला राजवंश था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इस राजवंश की जो है भाषा की क्या बात थी, यानी भाषा की यहाँ पे बात करते हैं। तो इनकी भाषा थी प्राकृत, यानी भाषा क्या थी दोस्तों? प्राकृत थी। और यदि बात की जाए तो यहाँ का धर्म क्या था? ब्राह्मण धर्म था। याद रखें दोस्तों, ब्राह्मण धर्म था। तो ये आपको याद रखना है। अब इनकी राजधानी भी देख लेते हैं। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो प्रतिष्ठान या पेठन, प्रतिष्ठान या पेठन जो है यहाँ की राजधानी थी। तो ये आपको याद रखना है। और कहाँ पे दोस्तों? गोदावरी नदी के किनारे पर, गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे पर। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसके फाउंडर यानी संस्थापक की यदि बात कर लेते हैं, तो फाउंडर कौन थे आंध्र सातवाहन वंश के? तो फाउंडर थे सिमुक। कौन थे दोस्तों? सिमुक। कौन थे दोस्तों? सिमुक थे। और सिमुक ने जो है कणप वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके जो है एक नए वंश की स्थापना की थी, सातवाहन वंश की। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ कहाँ से जो है जानकारी मिलती है सातवाहन वंश के बारे में। तो 3 अभिलेख हैं जहाँ से जो है जानकारी मिलती है। नागनिक अभिलेख, नासिक अभिलेख और साथ ही हाथी गुम्फा अभिलेख। और ये हाथी गुम्फा अभिलेख किसने जारी कराया था? अभी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो कलिंग यानी चेदी वंश के प्रतापी शासक खारवेल ने जो इसको जारी कराया था, हाथी गुम्फा अभिलेख को। तो दोस्तों अब यहाँ पे लिख लेते हैं सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश के बारे में, वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ कहाँ से मिलती है? तो इन अभिलेखों को यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों कहाँ कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों नागनिका अभिलेख से, नागनिका अभिलेख से। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नासिक अभिलेख से, नासिक अभिलेख से, नासिक अभिलेख
लेख से। और यदि बात करते हैं दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से, तो इन तीनों अभिलेखों से जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है? नागनिक अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख और साथ ही दोस्तों नासिक अभिलेख। यहाँ से सातवाहन वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिमुक का उत्तराधिकारी। सिमुक यानी जो संस्थापक था सिमुक, इसका उत्तराधिकारी कौन है? तो इसके उत्तराधिकारी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराधिकारी की यदि बात की जाए तो सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम की यदि बात की जाए तो यह उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? सिमुक का उत्तराधिकारी था। अब दोस्तों सातकर्णी प्रथम की यदि बात की जाए तो इसने कौन कौन सी उपाधि यानी टाइटल जो है धारण किए थे, तो इनको देख लेते हैं। जैसे दक्षिण पथपति और प्रतिष्ठान पति, तो ये इसके दो टाइटल थे, दक्षिण पथपति पथि और साथ ही दोस्तों प्रतिष्ठान पति, प्रतिष्ठान पति, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसने भी जो है 2 अश्वमेध यज्ञ जो है कराए थे। इसने भी 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अश्वमेध यज्ञ कराए, किसने कराए थे? तो ये कराए थे सातकर्णी प्रथम ने। और सातकर्णी प्रथम से पहले किसने कराए थे? तो ये कराए थे दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने कराए थे, जो कि शुंग वंश का संस्थापक था। और किसने किए थे? पतंजलि ने किए थे। याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे बात आती है एल्डर सैरागोन। याद रखें दोस्तों, इसको जो है एल्डर सैरागोन के नाम से भी जाना जाता है। एल्डर सैरागोन क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डर सैरागोन के नाम से किसको जाना गया? सातकर्णी प्रथम को लिख लेते हैं दोस्तों। सातकर्णी प्रथम को जो है जाना गया एल्डर सैरागोन के नाम से। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो एक पुस्तक भी मिलती है, तो पुस्तक के बारे में लिख लेते हैं। यहाँ से जो एक पुस्तक मिलती है, और कौन सी पुस्तक है दोस्तों? पेरिप्लस ऑफ द एरीथियन सी लिखेंगे दोस्तों। पेरिप्लस ऑफ द एरीथियन सी, तो ये पुस्तक मिलती है। और दोस्तों इस पुस्तक की यदि बात की जाए तो इसमें क्या मिलता है? यूनान व मौर्य साम्राज्य, यूनान व मौर्य साम्राज्य के व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है, कि मौर्य साम्राज्य जो है यूनान के साथ व्यापार करता था। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों इसके लेखक की यदि बात की जाए तो इसके लेखक हैं अज्ञात। अज्ञात का मतलब यानी इसके लेखक का पता नहीं लग पाया, ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं भूमि दान की प्रक्रिया, यानी जो भूमि दान करने की प्रक्रिया, यानी ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रक्रिया किसने शुरू की थी? तो सातकर्णी प्रथम के द्वारा जो है ये भूमि दान करने की प्रथा जो है शुरू की गई थी। अब इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तब नानाघाट अभिलेख से मिलती है, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। और इस नानाघाट अभिलेख को किसने जारी कराया था? सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका द्वारा इसको जारी कराया गया था। तो लिख लेते हैं इन सारे पॉइंटों को। लिखेंगे भूमि दान की प्रक्रिया, भूमि दान की प्रथा, भूमि दान की प्रथा प्रारंभ की, भूमि दान की प्रथा प्रारंभ की थी सातकर्णी प्रथम ने। सातकर्णी प्रथम ने, किसने दोस्तों? सातकर्णी प्रथम ने। आप दोस्तों इसके बारे में जानकारी की यदि बात की जाए तो नानाघाट अभिलेख से, नानाघाट अभिलेख से जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है। और ये नानाघाट अभिलेख कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में। याद रखें दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में है नानाघाट अभिलेख, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसको जारी किसने कराया था। जारी की यदि बात की जाए तो सातकर्णी प्रथम की पत्नी, सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका ने, पत्नी
निका ने इसको जारी कराया था, नानाघाट अभिलेख को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सातकर्णी प्रथम के बाद कौन आता है? हाल आता है। कौन दोस्तों? हाल आता है। और इस वंश का जो है 17वां शासक था। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो है एक संस्कृत का विद्वान व कवि था, और साथ ही इसने एक रचना लिखी थी गाथा सप्तशती, जो कि प्राकृत भाषा में जो है लिखी गई थी। और इस गाथा सप्तशती में जो है किसके बारे में लिखा गया है? प्रेम गाथाओं के बारे में जो है यहाँ से जानकारी मिलती है। और सातवाहन वंश को जो है अंधकार युग भी जो है कहा जाता है। इसके दरबार में दो विद्वान रहते थे, सर्ववर्मन और कांतंत्र। कांतंत्र याद रखें दोस्तों, सर्ववर्मन और कांतंत्र जो है रहते थे। और साथ ही दोस्तों गुड़हट्टे, जिसकी कीर्ति है व्रत कथा। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों इसी के आधार पर जो है पंचतंत्र लिखी गई थी। लेखक थे विष्णु शर्मा। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसके बारे में लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों, इसके बाद कौन आया था? हाल आया था। कौन दोस्तों? हाल आया था सातकर्णी प्रथम के बाद। हाल इस वंश का 17वां शासक था। इस वंश का 17वां शासक था। इस वंश का जो है दोस्तों 17वां शासक था। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों हाल जो है संस्कृत का विद्वान व कवि था। संस्कृत का विद्वान, संस्कृत का विद्वान व कवि था। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों इसने जो है एक रचना लिखी थी, यानी इसने जो है एक रचना लिखी थी गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती लिखी थी। गाथा सप्तशती लिखी थी। ये प्राकृत भाषा में, किस में? प्राकृत भाषा में जो है लिखी थी। और साथ ही दोस्तों गाथा सप्तशती से किसके बारे में जानकारी मिलती है? प्रेम गाथाओं के बारे में। प्रेम गाथाओं के बारे में, गाथाओं के बारे में जो है यहाँ से जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसके दरबार में दो विद्वान रहते थे। इसके दरबार में दो विद्वान रहते थे। और इन विद्वानों की पुस्तकें पूछी जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। दो विद्वान रहते थे। तो कौन कौन से दो विद्वान हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सर्ववर्मन। सर्ववर्मन। अब दोस्तों इनकी एक रचना थी कानतंत्र। कानतंत्र याद रखें दोस्तों, ये इनकी रचना थी। और यदि बात करते हैं दोस्तों दूसरे कौन थे? दूसरे थे गुड़हट्टिय। गुड़हट्टिय याद रखें दोस्तों, गुड़हट्टिय। तो ये दूसरे विद्वान थे। और इनकी पुस्तक क्या थी? विरत कथा। विरत कथा ये इनकी दूसरी पुस्तक थी। और साथ ही दोस्तों जो ये विरत कथा है, इसी के आधार पर, इसी के आधार पर, यानी इसी के आधार पर पंचतंत्र लिखी गई थी। पंचतंत्र लिखी गई थी। इसी के आधार पर जो है दोस्तों पंचतंत्र लिखी गई थी। तो ये आपको याद रखना। अब इस पंचतंत्र के लेखक कौन है? लेखक की यदि बात की जाए विष्णु शर्मा है। कौन दोस्तों? विष्णु शर्मा। कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। कई बार ये एग्जाम में पूछी गई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी हाल की सैन्य उपलब्धियों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो लीला व लीलावती से मिलती है, जो कि एक ग्रंथ था। लिखेंगे दोस्तों इसके बारे में भी, लिख लेते हैं इसके बारे में। यानी हाल की सैन्य उपलब्धियों के बारे में, सैन्य उपलब्धियों के बारे में, उपलब्धियों के, या उपलब्धियों की जानकारी, उपलब्धियों की जानकारी की यदि बात की जाए तो लीलावती से मिलती है। लीलावती से मिलती है। अब दोस्तों ये लीलावती क्या था? ये ग्रंथ था। याद रखें दोस्तों, ये एक ग्रंथ था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सातवाहन वंश को अंधकार वंश भी जो है, या अंधकार युग भी जो है कहा जाता है। सातवाहन वंश को अंधकार युग भी कहा जाता है। अंधकार युग
भी कहा जाता है। सातवाहन वंश को जो है अंधकार युग भी कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों हम इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर आएंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी पर आएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश की यदि बात करते हैं तो इसको अंधकार युग भी जो है, अंधकार युग या आंध्र सातवाहन वंश भी जो है दोस्तों इसको कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों सातवाहन वंश ने जो है भारत पर 300 वर्षों तक जो है शासन किया था, यानी भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला पहला राजवंश था। और इनकी भाषा थी दोस्तों प्राकृत भाषा। धर्म की बात की जाए तो ब्राह्मण धर्म था। और राजधानी क्या बनाई थी? प्रतिष्ठान या पैठन बनाई थी, जो कि दक्षिणी महाराष्ट्र में जो है गोदावरी नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? दक्षिणी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे पर थी। संस्थापक यानी फाउंडर की बात की जाए तो सिमुक जो है दोस्तों इसके संस्थापक यानी फाउंडर थे। और साथ ही दोस्तों सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है तो कहाँ कहाँ से? नागनिका अभिलेख से, नासिक अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो इन 3 अभिलेखों से जो है दोस्तों सातवाहन वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों सिमुक का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो सिमुक का उत्तराधिकारी बनता है सातकर्णी प्रथम। कौन दोस्तों? सातकर्णी प्रथम। और इसकी उपाधि की यदि बात की जाए तो सातकर्णी प्रथम ने कौन कौन सी उपाधि यानी टाइटल धारण किए थे? तो दक्षिण पथपति, पथपति और प्रतिष्ठान पति याद रखेंगे। और इसने भी जो है दोस्तों 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अब ये अश्वमेध यज्ञ क्या होते हैं, इनके बारे में यदि बात की जाए तो ये होते हैं कोई भी राजा जो है अपनी बहादुरी के लिए या राज्य विस्तार के लिए जो है इनको कराता है। यानी एक घोड़ा छोड़ा जाता है और घोड़ा जहाँ तक जाता है तो वहाँ तक जो है राजा का साम्राज्य हो जाता है। और साथ ही दोस्तों जो घोड़े को रोकने का प्रयास करता है तो जो पीछे आ रही होती है घोड़े के पीछे सेना, तो उसके साथ जो है युद्ध लड़ना होता है। अगर कोई घोड़े को रोकता है तो घोड़े के पीछे जो सेना आती है उसके साथ जो है युद्ध लड़ना होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों एल्डर सैरागोन किसको कहा जाता है? एल्डर सैरागोन कहा जाता है सातकर्णी प्रथम को। ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही यहाँ पर एक पुस्तक मिलती है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। इसके लेखक की यदि बात की जाए तो अज्ञात इसके लेखक है। अज्ञात का मतलब यहाँ पर जो है यानी इसके लेखक का पता नहीं लग पाया कि इसके लेखक कौन थे। और साथ ही पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी से क्या जानकारी मिलती है? तो यहाँ से जो है यूनान में मौर्य साम्राज्य के व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। यानी यहाँ से पता लगता है मौर्य साम्राज्य और यूनान के बीच जो है व्यापार होता था, याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे भूमि दान की प्रथा प्रारंभ की थी। तो सातकर्णी प्रथम ने जो है भूमि दान देने की प्रथा जो है प्रारंभ की थी यानी शुरू की थी। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? नानाघाट अभिलेख से मिलती है, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। और इस नानाघाट अभिलेख को जारी किसने कराया था? सातकर्णी प्रथम की पत्नी है नागनिका। तो इसने जो है इस नानाघाट अभिलेख को जारी कराया था। और साथ ही दोस्तों सातकर्णी प्रथम के बाद आता है दोस्तों हाल, जो कि इस वंश का 17वां शासक है। अब दोस्तों एकदम 17वां कैसा आ गया? क्योंकि दोस्तों इससे आगे के जो शासक है उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ये आपको याद रखना है। और इन्हीं कारणों के कारण जो है सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश या अंधकार युग भी जो है इसको कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों हाल की यदि बात की जाए तो ये जो है संस्कृत का विद्वान व कवि था। और इसने एक रचना लिखी थी जिसका नाम है गाथा सप्तशती, जो कि प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। और इस गाथा सप्तशती में किसके बारे में जानकारी मिलती है? प्रेम गाथाओं के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? प्रेम गाथाओं के बारे में जो है जानकारी मिलती है। और इसके दरबार में जो है 2 विद्वान रहते थे। कौन कौन 2 विद्वान थे? एक था सरबनवन जिसकी रचना थी कांतंत्र। दूसरा था गुणाढ्य जिसकी रचना है विरत कथा। जिसकी रचना क्या है दोस्तों? विरत कथा। और इसी विरत कथा के आधार पर जो है पंचतंत्र लिखी गई थी, जो कि पंचतंत्र लिखी थी विष्णु शर्मा ने। तो ये आपको याद रखना है। तो ये पंचतंत्र जो है किस के आधार पर लिखी गई थी? विरत कथा के आधार पर लिखी गई थी, जो कि गुणाढ्य की कथा, गुणाढ्य की जो है क्या थी? रचना थी। तो ये आपको याद रखना है। और हाल की जो सैन्य उपलब्धियां हैं इनके बारे में जानकारी मिलती है लीलावती से मिलती है। और ये लीलावती क्या है? ये एक ग्रंथ है। क्या है दोस्तों? एक ग्रंथ है। तो ये आपको याद रखना है। सातवाहन वंश को अंधकार युग भी जो है कहा जाता है। ये अभी मैंने आपको बताया किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे शासकों के बारे में जो है जानकारी नहीं मिलती है। क्योंकि दोस्तों सिमुक के बाद उसका उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम आया था। और सातकर्णी प्रथम के बाद एकदम से कौन सा आ गया था?
एकदम से शत्रवा आ गया था जिसका नाम है होल, तो ये आपको याद रखना है। और अब होल के बाद कौन आएगा? गौतमी पुत्र सातकर्णी आएगा, जो कि 23वां शासक होगा सातवाहन वंश का। तो दोस्तों आप किसके बारे में जानते हैं? तो यहाँ पे हेडिंग लिख लेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी की यदि बात की जाए तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है ये 23वां शासक था। कौन सा दोस्तों? लिख लेते हैं 23वां शासक था। किस वंश का था ये? सातवाहन वंश का था, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक किसको कहा जाता है? सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक इसको कहा जाता है, पुनर्संस्थापक इसको कहा जाता है। अब दोस्तों ऐसा जो है इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने जो है सातवाहन वंश को जो है दोबारा प्रसिद्ध किया था, यानी दोबारा इसने प्रसिद्धि जो है इसको दिलाई थी या फेमस किया था, तो इसीलिए जो है सातवाहन वंश का इसको पुनर्संस्थापक जो है कहा जाता है। अब इसकी उपाधि यानी टाइटल देख लेते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो है कौन कौन सी उपाधि यानी टाइटल जो है धारण किए थे, जैसे आदित्य ब्राह्मण, एका ब्राह्मण, त्रिसमुद्रीपति, और साथ ही दोस्तों वेनकटक स्वामी। और साथ ही दोस्तों वेनकटक स्वामी जो है इसने उपाधि धारण की थी शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद, तो ये आपको याद रखना है। तो लिख लेते हैं इसकी सारी उपाधियाँ। आदित्य ब्राह्मण, आदित्य ब्राह्मण, कौन सा दोस्तों? आदित्य ब्राह्मण। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं एका ब्राह्मण, एका ब्राह्मण, कौन दोस्तों? एका ब्राह्मण, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों त्रिसमुद्रीपति, त्रिसमुद्रीपति ये हो गए दोस्तों त्रिसमुद्रीपति। और यहाँ पे आते हैं वेणकटक, वेणकटक स्वामी। और ये उपाधि इसने कब धारण की थी? शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद, शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद धारण की, याद रखें दोस्तों, धारण की थी, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसकी माता की। यदि बात करते हैं तो इसकी माता कौन थी? यानी जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है इसकी माता की यदि बात की जाए तो इसकी माता भी देख लेते हैं कौन थी इसकी माता। इसकी माता थी दोस्तों गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री जो है इसकी माता थी। और दोस्तों इन्होंने जो है एक अभिलेख जारी कराया था, नासिक अभिलेख, याद रखें दोस्तों, नासिक अभिलेख से जो है इनके बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों ये नासिक अभिलेख किसने जारी कराया था? तो ये गौतमी बलश्री ने ही जो है जारी कराया था, गौतमी बलश्री, ये गौतमी बलश्री के द्वारा ही जो है जारी कराया गया था। कौन सा दोस्तों? नासिक अभिलेख, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं समाज की। समाज कैसा था दोस्तों? पितृसत्तात्मक। और साथ ही दोस्तों आपको जो है कहीं कहीं पर जो है ये मातृ सत्तात्मक भी मिलेगा, मातृ सत्तात्मक। अब दोस्तों इसका मातृ सत्तात्मक और पितृसत्तात्मक का क्या मतलब है? अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पर इसको मातृ सत्तात्मक और पितृसत्तात्मक क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब उत्तराधिकारी चुनने का समय आता था तो पिता जो है फैसला लेता था, लेकिन दोस्तों जब बेटा जो है गद्दी पर बैठता था तो उसकी संरक्षिका कौन बनती थी? उसकी माता बनती थी। तो इसलिए जो है इसको मातृ सत्तात्मक जो है कहा गया था, तो ये आपको याद रखना है। तो इसलिए जो है इसको मातृ सत्तात्मक व पितृ सत्तात्मक दोनों था। और कहीं पर आपको पितृ सत्तात्मक मिलेगा और कहीं पर जो है मातृ सत्तात्मक, तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना दोनों किन कारणों से कहा जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसने जो है क्षयरात वंश के शासक नेपान को हराया था। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है? जोगल थम्बी नासिक से मिले मेरठ भांडों से जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों मेरठ भांडों से जो है 13,250 सिक्के मिले हैं, जिनमें से 9270 सिक्के जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो है चलवाए थे, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों लिख लेते हैं इसके बारे में भी, यानी इसने मतलब दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी ने
इसने छैरात वंश के शासक छैरात वंश के शासक नहपान को हराया। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। जानकारी जो है कहाँ से मिलती है, जोगल थम्बी से लिखेंगे दोस्तों। जोगल थम्बी नासिक से, जोगल थम्बी नासिक से मिले मृदभांडों से। नासिक से मिले मृद भांडों से, याद रखें दोस्तों, मृद भांडों से जानकारी मिलती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इन्हीं मृद भांडों से जो है 13,250 सिक्के मिले हैं। याद रखें दोस्तों, सिक्के मिले 13,250 सिक्के जो है मिले। कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं दोस्तों मृद भांडों से। अब दोस्तों यदि इनकी बात की जाए 13,200 सिक्कों में से जो है 9270 सिक्के किसने चलवाए थे दोस्तों। 9270 सिक्के गौतमी पुत्र सातकर्णी ने चलाए थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने चलवाए थे, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद आएगा वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी। तो इसके बारे में पहले रिवीजन करेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी की यदि बात की जाए तो ये सातवाहन वंश का 23वां शासक था और सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक इसको कहा गया है क्योंकि इसने जो है सातवाहन वंश को जो है फेमस किया था, यानी इसने प्रसिद्धि दिलाई थी दोबारा। इसने उपाधि यानी टाइटल की बात की जाए तो आदित्य ब्राह्मण, एका ब्राह्मण, त्रिसमुद्रीपति, बेनकटक, और बेनकटक जो है इसने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद धारण की थी। साथ ही इसकी माता की बात की जाए तो गौतमी बलश्री इसकी माता है, जिनके बारे में जानकारी मिलती है नासिक अभिलेख से। और ये नासिक अभिलेख जारी किसने कराया था, गौतमी बलश्री ने। याद रखें दोस्तों, जारी की यदि बात की जाए तो गौतमी बलश्री ने ये जारी कराया था नासिक अभिलेख। और यहाँ पे समाज की यदि बात की जाए तो पितृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक दोनों था। यानी यहाँ पे हम बात करते हैं जब उत्तराधिकारी की बात आती थी, उत्तराधिकारी चुनने की, तो पिता चुनता था, इसलिए पितृसत्तात्मक लिखा मिलता है। और साथ ही दोस्तों जब बेटा गद्दी पर होता था तो शासन के समय जो है फैसला लेने का अधिकार माता को होता था, तो इसलिए जो है मातृसत्तात्मक। तो यहाँ पर जो है कहीं आपको मातृसत्तात्मक मिलता है और कहीं पितृसत्तात्मक, तो इसको जो है आप ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। और इसने जो है दोस्तों छैरात वंश के शासक नहपान को हराया था। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, जोगल थम्बी नासिक से मिले मृद भांडों से इसके बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों इन मृद भांडों से जो है 13,250 सिक्के मिले हैं, जिनमें से 9270 सिक्के गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो है चलवाए थे, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अच्छे से आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा हुआ उसको हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।